नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी जगह की जो केवल न भारत की गौरव है बल्कि विश्व के सबसे प्राचीन और महान शिक्षण संस्थाओं में से एक थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय की। इस वीडियो में हम नालंदा के गौरवशाली इतिहास, इसकी स्थापना, शिक्षा प्रणाली और इसके पतन की कहानी को आपके सामने लाएंगे। तो चलिए समय की इस यात्रा पर हम चलते हैं और जानते हैं कि नालंदा क्यों था विश्व का पहला विश्वविद्यालय और कैसे यह ज्ञान का केंद्र बना। अगर आपको इतिहास और शिक्षा से जुड़ी कहानियां पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय जो आज बिहार के राजगीर के पास स्थित है, प्राचीन भारत का एक ऐसा शैक्षिक केंद्र था जिसने पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई। यह विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है जहाँ हजारों छात्र और शिक्षक एक साथ रहकर ज्ञान का अर्जन करते थे। नालंदा की स्थापना 25वीं शताब्दी से गुप्त वंश के शासनकाल में हुई थी और यह लगभग 800 वर्षों तक ज्ञान का दीपक जलाता रहा। यह विश्वविद्यालय न केवल भारत बल्कि चीन, तिब्बत, कोरिया, जापान और मध्य एशिया के छात्रों के लिए भी आकर्षण का केंद्र था। नालंदा का नाम सुनते ही एक ऐसी छवि उभरती है जहाँ विशाल पुस्तकालय, भव्य भवन और विद्वानों की गहन चर्चाएं हुआ करती थी। लेकिन नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, यह एक विचार था, एक सांस्कृतिक थी और एक ऐसा जगह थी जहां विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और विचारों का संगम होता था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी के गुप्त वंश के सम्राट कुमारगुप्त प्रथम के समय में हुई थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसकी नींव सम्राट अशोक के समय में रखी गई थी, क्योंकि नालंदा के आसपास बौद्ध मठों का निर्माण अशोक ने करवाया था। लेकिन इसे विश्वविद्यालय का रूप गुप्त वंश के दौरान मिला। नालंदा का नाम सांस्कृतिक शब्द नाल और दा से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान देने वाला। यह स्थान पहले से ही एक बौद्ध केंद्र था और गुप्त शासकों ने इसे और विस्तार दिया। गुप्त वंश के बाद हर्षवर्धन जैसे शासकों ने भी नालंदा का संरक्षण प्रदान किया। नालंदा को राजाओं, व्यापारियों और भिक्षुओं से मिलने वाले दान ने इसे और समृद्ध बनाया। नालंदा की शिक्षा प्रणाली अपने राज्य की सबसे उन्नत प्रणालियों में से एक थी। यहाँ बौद्ध धर्म के साथ साथ हिंदू दर्शन, वेद, व्याकरण, तर्कशास्त्र, गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा और भाषा विज्ञान जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। नालंदा में शिक्षा का आधार था विविधता और समावेशिता। यहाँ बौद्ध, हिंदू, जैन और अन्य धर्मों के विद्वान एक साथ अध्ययन करते थे। छात्रों को प्रवेश के लिए एक कठिन परीक्षा देनी पड़ती थी जिसमें केवल योग्य छात्र ही पास हो पाते थे। ऐसा कहा जाता है कि प्रवेश परीक्षा इतनी कठिन थी कि केवल 20 से 30% छात्र ही इससे सफल हो पाते थे। नालंदा में शिक्षा निःशुल्क थी और छात्रों के रहने खाने की व्यवस्था विश्वविद्यालय द्वारा की जाती थी। नालंदा में शिक्षण का तरीका भी अनोखा था। यहाँ चर्चा और वाद विवाद को बहुत महत्व दिया जाता था। शिक्षक और छात्र मिलकर गहन विचार विमर्श करते थे, जिससे ज्ञान का स्तर और बढ़ता था। धर्मकुंज नालंदा का सबसे बड़ा आकर्षण था। इसका पुस्तकालय, जिसे धर्मकुंज कहा जाता था, यह पुस्तकालय 3 विशाल भवनों में फैला हुआ था, जिसके नाम से रत्न सागर, रत्नोदधि और रतन रंजक। इनमें लाखों पांडुलिपियां थी, जिसमें बौद्ध ग्रंथ, हिंदू शास्त्र और अन्य विषयों की किताबें शामिल थी। ऐसा कहा जाता है कि इस पुस्तकालय में इतनी पांडुलिपियां थी कि जब इसे जलाया गया तो आग महीनों तक जलती रही। धर्मगुंज न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए ज्ञान का खजाना था। यहाँ की पांडुलिपियां हस्तलिखित थी और इन्हें संरक्षित करने के लिए विशेष तकनीकों का उपयोग किया जाता था। विदेशी यात्री जैसे ह्वेंगसंग और इत्सिंग जो नालंदा आए थे, अपने लेखों में इस पुस्तकालय की भव्यता का वर्णन किया है। विद्वान नालंदा ने कई महान विद्वानों को जन्म दिया जिन्होंने विश्व में भारतीय ज्ञान का परचम लहराया। कुछ प्रसिद्ध नाम हैं नागार्जुन, महान बौद्ध दार्शनिक और रसायन शास्त्री जिन्हें माध्यमिक दर्शन का स्थापना माना जाता है। आर्यभट्ट, प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री जिन्होंने शून्य की अवधारणा को और मजबूत किया। शांति रक्षित, बौद्ध दर्शन के महान विद्वान जिन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रसार में योगदान दिया। तर्कशास्त्र के महान विद्वान जिनके कार्य आज भी अध्ययन किए जाते हैं। इन विद्वानों ने नालंदा को विश्व का एक बौद्धिक केंद्र के रूप में स्थापित किया। नालंदा की ख्याति इतनी थी कि यह विदेश यात्रियों और छात्रों के लिए भी आकर्षण का केंद्र था। प्रसिद्ध चीनी और ह्वेंगसंग जो 7वीं शताब्दी में भारत आए, नालंदा में कई वर्ष बिताए। उन्होंने अपने लेखों में नालंदा की शिक्षा प्रणाली, पुस्तकालय और अनुशासन की प्रशंसा की। ह्वेंगसंग ने लिखा कि नालंदा में 10,000 से अधिक छात्र
और 2000 शिक्षक थे। इसी तरह इत्सिंग नामक एक अन्य चीनी ने भी नालंदा की भव्यता का वर्णन किया। इन यात्रियों के लेखों में हमें नालंदा के स्वर्णिम युग की झलक मिलती है। बात यह है कि 12वीं शताब्दी में नालंदा का पतन शुरू हुआ। 1193 में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर हमला किया और इसे पूरी तरह नष्ट कर दिया। धर्मगुंज पुस्तकालय को आग के हवाले कर दिया गया और लाखों पांडुलिपियां जलकर राख हो गई। ऐसा कहा जाता है कि आग इतनी भयंकर थी कि यह महीनों तक जलती रही। नालंदा का पतन केवल एक विश्वविद्यालय का अंत नहीं था, बल्कि यह भारतीय ज्ञान और संस्कृति पर एक बड़ा आघात था। इसके बाद भारत में बौद्ध धर्म का प्रभाव भी कम होने लगा। हालांकि नालंदा का प्राचीन स्वरूप नष्ट हो गया, लेकिन इसकी विरासत आज भी जीवित है। 2014 में भारत सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः जनगणना करने का निर्णय लिया। आज नालंदा विश्वविद्यालय एक आधुनिक शिक्षण स्थापन के रूप में फिर से स्थापित हो रहा है, जो प्राचीन नालंदा की भावना को जीवित रखने की कोशिश कर रहा है। नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, यह एक ऐसा जगह थी जहां ज्ञान, संस्कृति और धर्म का संगम हुआ। यह हमें सिखाता है कि शिक्षा और विचारों का आदान प्रदान कितना महत्वपूर्ण है। नालंदा की कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हमें अपनी सांस्कृतिक और शैक्षणिक विरासत को संरक्षित करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी नालंदा विश्वविद्यालय की कहानी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही ऐतिहासिक विषयों पर वीडियो बनाएं तो कमेंट में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।